Same. Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up 5 questions of 2013 to 2022. Starting with the first question, explain the rationale behind GST Compensation Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST Compensation Fund and created a new federal tension? So I've just started कि rationale कैसे है? To make up for the state revenue losses during the transitory phase in GST adoption. Second, offer incentive for faster adoption. Third, to uphold the cooperative federalism by looking after the fans and financial health. Fourth, to meet the state's revenue demand in social and physical sector. तो कोविड-19 आपको मैं बताया कि कैसे वो क्रिएट कर रहा है फेडरल टेंशन ड्यूरिंग कोविड-19. तो पहला मैंने 3 पॉइंट किया इसमें. तो पहला है कि स्टेट्स शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू टारगेट ड्यू टू लो कलेक्शन एंड हाई एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन. They have been continuing social scheme for people using borrowing methods leading to high fiscal deficit more than 8 to 9%. Their expectation from the central compensation in GST has not been fulfilled, leading to federal tension. Second, में centers excess expenditure meeting its revenue target via cess and surcharge. As cess and surcharge is not part of divisible with the state have been complaining against the center's tax collection method. Center have been assuring the state of meeting the compensation demand after COVID. And talking of tax slab, frequently with the center and GST council has been causing unease among state. They are calling for rationalization of slabs to benefit consumer and state in COVID. Therefore, steps like timely release of compensation fund, less use of cess charge, surcharge and cess, and rationalization of tax slab is a way ahead to reduce federal tension. मैंने जो सिंपल रखा 3 पॉइंट और ऊपर में जो हाँ मतलब आज के आंसर में फ्लो दिख रहा है आंसर में. सो क्वेश्चन पहले तो ये बोल रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है रैशनल बिहाइंड जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 2017. फंड सिर्फ उसी की बात करना. हाँ सिर्फ उसी का मतलब Compensation जीएसटी के बारे में नहीं करना, कॉम्पनसेशन एक्ट के बारे में बात करना है. रैशनल बिहाइंड फॉर्मेशन. सो वो आप लेके आए हो डायरेक्ट. मतलब ये पॉइंट समझ में भी आ रहे हैं और रेलेवेंट भी है सारे कि टू मेक अप फॉर द स्टेट्स रेवेन्यू लॉस जो होगा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज एंड ऑफर इंसेंटिव्स फॉर फास्टर अडॉप्शन. इसमें 2 ही है मेन इंपॉर्टेंट वाला, बाकी फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सब मतलब साइड वाला. हाँ ये तो सेकेंडरी मुझे भी पॉइंट लगा. है. uphold the हाँ सेकेंडरी पॉइंट. cooperative by looking after their financial health to meet the state's revenue demands in the social and the physical sector. यहाँ पे आप थोड़ा एक और पॉइंट लेके आ सकते थे इनइक्विटी के बारे में. मतलब हर स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है. हाँ हाँ वो वाला चीज भी आ सकता था. अपार्ट फ्रॉम दीज जो आपने लिखे वो सब वैलिड है और मतलब हाँ ठीक करेक्ट समझ में आ रहा है. फिर सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग हाउ हैज कोविड-19 हाउ वाज कोविड-19 उसी को बात करना है कैसे वो फेडरल इससे टेंशन कर कैसे हाँ कंपनसेशन. फेडरल टेंशन हाँ इंक्रीज हुई है. सो यहाँ पे भी आप अगेन आप लेके आए हो कि स्टेट्स की जो शॉर्टफॉल हुई रेवेन्यू टारगेट में बिकॉज स्टेट्स ने भी ज्यादा एक्सपेंडिचर किया इन ऑर्डर टू डील विद द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 और सेंटर के केस में भी एक्सेस एक्सपेंडिचर आपने मेंशन किया है. एंड मीटिंग द रेवेन्यू टारगेट वाया सेस एंड सरचार्ज. हाँ ये पॉइंट भी आप लेके आई बट पहले थोड़ा सा वही एक्सप्लेन करते कि सेंटर का जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ वो स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी एक वहां पे शिफ्ट हो गया. सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो अमाउंट या जो फाइनेंसेस स्टेट को जाने चाहिए थे अंडर दिस कॉम्पनसेशन एक्ट वो डाइवर्ट हो गए बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो वो थोड़ा स्कीम्स वगैरह मेंशन करते हैं उसके बाद आप बोलते हैं हाँ ये डाइवर्जन ऑफ फंड हो सकता है. हाँ सेस और सरचार्ज वाला आप लेके कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल डिविजिबल पूल और यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यूज. फिर tweaking of the tax slabs frequently by the center and GST Council has been causing unease among the states. They are calling for rationalization to benefit the consumers and states in COVID-19. तो ये compensation से related तो नहीं है जो ये टैक्स स्लैब्स वाले पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स है. जीएसटी रिफॉर्म्स क्या रिक्वायर्ड है मतलब टैक्स स्लैब्स का जो नंबर है वो कम करना और उसको थोड़ा रैशनलाइज. हाँ थोड़ा सा था इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा. हाँ पहले ही तो हाँ बट इससे कनेक्टेड नहीं है. तो ये
कॉम्पनसेशन के बारे में बोल रहा है कि उसकी वजह से कैसे फेडरल वो टेंशन एक जो एक्स्ट्रा जो वहाँ अच्छा पे था वो है इनइक्विटी वाला, इक्विटी प्रमोट करने वाला। और हम्म दूसरा आपने बताया कि डाइवर्जन ऑफ फंड, वो लिख फंड लेते हैं। वन। और इसमें आप ये भी प्रैक्टिकल एलिमेंट भी ये लेके आते हैं, जो फेडरल टेंशन वाली चीज है कि स्टेट मतलब एज अ सोल्यूशन सेंटर ने प्रपोज किया था स्टेट्स को कि आप जो शॉर्टफॉल हो रहा है आप उसको बोरो कर सकते हो उस अमाउंट को। तो वहां पे भी वो फेडरल टेंशन क्रिएट हो गई क्योंकि स्टेट्स ने बोला था कि इट वाज सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनको ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट। और अगर स्टेट्स बोरो करेंगी तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल बर्डन है स्टेट्स के ऊपर वो इंक्रीज बढ़ होगा जाएगा। कि स्टेट्स अगर बोरो कर रही है तो उनको वो रिटर्न भी करना पड़ेगा। बट अगर कॉम्पनसेशन फंड जो ट्रांसफर होता है वो उनको रिटर्न नहीं करना पड़ता। तो एक ठीक है, तो पॉइंट भी उसके आता जगह पे वो लिख लेते हैं फिर। है। हाँ थर्ड वाला पॉइंट हो वो हाँ जाएगा। ये रेलेवेंट नहीं था जो थर्ड आपने लिखा है टैक्स लैब्स वाला। तो ये आ सकता था। ठीक। फिर आपने यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हैं कि स्टेप्स क्या लेने चाहिए ना, ये लिखा है ना आपने। टाइमली हाँ। रिलीज ऑफ कॉम्पनसेशन फंड, हाँ ये होना चाहिए। उसके अलावा लेस यूज ऑफ सेशन सरचार्ज बाय द सेंटर। लेस यूज मतलब ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू। हाँ, ठीक है, मतलब मिनिमम यूज ऑफ, आप ये लिखो मिनिमाइज ना द कि यूज ऑफ। सेस और सरचार्ज से जो अमाउंट कलेक्ट होता है इवन दैट नीड्स टू बी मेड अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल। हाँ हाँ। ये लेके आते सही। रैशनलाइज द टैक्स स्लैब्स। तो अगेन ये टू ईज वो तो फिर जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात होगी। जी। ओके क्वेश्चन फिर नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज टू जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन कंटेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरेशन पीरियड। हम्म। तो उसके बाद में कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट चैलेंज है, वो बात करना है। हाँ तो हाँ, तो मैंने क्लैरिफाई किया कि कैसे। तो फिर पहला है कि इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है, वो 45% हो गया। दिस कॉजेज वर्नेबिलिटी टू इकोनॉमी ड्यू टू इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल मैंने लिखा है। सेकंड है कि रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, वो अगर इंडिया गवर्नमेंट फेसेस चैलेंज ऑफ सब्सिडी, अगर वो करेंगे तो हो सकता है उनके ऊपर इशू है। तो वो एक चैलेंजेस है। फिर तीसरा है टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, इंडिया गवर्नमेंट गिव्स इंसेंटिव इन टैक्सेशन। एग्जांपल मैंने बताया पीएलआई स्कीम, गिफ्ट सिटी। दिस क्रिएट चैलेंजेस टू गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर लिमिटेड बाय एफआरपीए। फिर दूसरा है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन हाई सोशल एक्सपेंडिचर वाया, ये सब एरियाज है, फ्यूल सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी हैव बीन एक्सेस फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड। तो ये बताया। तो मैं लास्ट में बताया कि गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड एफआरबीएम एक्ट टू मेंटेन फिस्कल प्रूडेंस बट ग्लोबल चैलेंजेस एंड कमिटमेंट टू पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू मैनेज पब्लिक एक्सपेंडिचर इन लिमिटेड फ्रेमवर्क। तो ठीक है। एक तो यहाँ लास्ट में। पे आप लेके आते हैं जो हम हमेशा बात करते हैं रिफॉर्म्स की बिटवीन, यहाँ बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की जरूरत है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज बोल सकते हो, कम नहीं करने के, मतलब ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो एक वो हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की क्योंकि वो बात कर रहे हैं। और फिर आप लेके आते कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं ये एक आप मतलब इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे। आपने पॉइंट लिखा है जो क्राइसिस वाला, इकोनॉमिक क्राइसिस वाला, फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008। तो उससे कनेक्ट कर सकते हो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती हैं उसका इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो स्पेसिफिकली उस टाइम ऑफ पीरियड पे जो डोमेस्टिक चैलेंजेस इमर्ज होते हैं, लाइक आप बात कर सकते हो कि इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो उसको कंटेन करने के लिए भी कहीं ना कहीं अगेन फिस्कल पॉलिसी का भी इम्पैक्ट होता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो फिर वो इन्फ्लेशन को और फ्यूल करेगी। तो वहां पे भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट आ जाती है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ या फिर रिकवरी मेजर्स के लिए। उसके अलावा आपने मेंशन किया इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसकी वजह से आप कैसे लेके आए कि जो मैनेज करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर उसमें कैसे प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ हाँ, इंक्रीज वहां पर एक लिख देते कि एक इंटरनेशनल। जगह की गवर्नमेंट को करना पड़ता है टू टू मेंटेन द, टू बैलेंस द इन्फ्लेशन, ऐसा कुछ। तब फिर हो तो हाँ वो डिफरेंट पॉइंट हो जाता है, मैं वही इसकी वर्ड बात कर रही हूँ जो पॉइंट नंबर 1 आपने लिखा है। इसी में कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण जो वर्नेबिलिटी बढ़ चुका है ना, तो वहां पर जो हम्म भी इम्पैक्ट होता है इंडिया में इम्पैक्ट आता है उसके कारण। तो
मतलब डिपेंडेंसी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इंडिया के फाइनेंसेस पे क्या इम्पैक्ट आता है, या तो आप उस पॉइंट को लेके आते हैं, मतलब अगर हम बात करें जॉब क्राइसिस होता है, उसके बाद फिर बाकी सब तो नहीं, डिपेंडेंसी क्योंकि बढ़ आप चुका है ना फाइनेंशियल अभी। मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस चीज से कनेक्ट होना चाहिए। जॉब्स और वो सब तो आते ही आता है, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट होता ही है। मतलब यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि जो हमारी इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स है, या आफ्टर ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन जो हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई और कुछ सेक्टर्स में जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व आउटफ्लो होता है। बट अगेन वो मैं नहीं बोलूंगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से इतना ज्यादा मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये मतलब आप एंड में लिख अभी सकते थे हमारा। पोस्ट लिबरेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पर। आप पोस्ट लिबरलाइजेशन ही बोल रही हूँ हाँ। मैं, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस इंक्रीज हुई कुछ सेक्टर्स में। आप क्रूड ऑयल की बात करोगे तो उसमें भी जो फ्लक्चुएशंस वॉलेटिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो फॉरेक्स रिजर्व का आउटफ्लो तो ज्यादा होगा ना। तो वो पॉइंट भी आ सकता था पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में। और इसमें रोल ऑफ आरबीआई भी आ सकता है, लेकिन मतलब पोस्ट इंटरवेंशन। लिबरेशन में कोई भी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया या फिर बाकी सब, तो फिर इंटरनेशनल, फिर तो डिपेंडेंसी तो बढ़ चुका है ना। वो तो हाँ एक ही पॉइंट के अंदर आ गया, एक ही के अंदर आ गया कि वो हाँ, डिपेंडेंसी बढ़ गया इसलिए। हाँ, एक ही में बाकी आएगा। फिर मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस वाला थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि वो जो ग्लोबल चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं जिनका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर होता है, और जो स्पेसिफिकली आप ट्रेड वाली बात करो तो वो अलग चीज हो गई। हाँ ठीक है। हम्म। फिर आप रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ लेके आए इसमें। एज अ ट्रेड प्लेटफॉर्म द वर्ल्ड इंडियन गवर्नमेंट फेसेस चैलेंज ऑफ सब्सिडीज, मतलब हाँ जो सब्सिडीज हम प्रोवाइड करते हैं इट हैड कुड डिस्टॉर्ट द ट्रेड। तो मतलब यहाँ पे आपने डब्ल्यूटीओ की बात करी, यहाँ पे आप डायरेक्टली सब्सिडीज वाले पॉइंट से स्टार्ट करते कि जो हाँ हम हाँ, सोशल वेलफेयर के लिए या फिर प्रमोशन के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रहते हैं, वो सब एक ही पॉइंट में आ जाते हैं। तो इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, हम्म, आप इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स देते हो अगेन टैक्सेशन के टर्म्स में, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड हाई सोशल एक्सपेंडिचर वाया मिड डे मील्स, ये तो फिर वही हो गया, थोड़ा कहीं ना कहीं रेपुटेशन ही हो गया, सब्सिडीज वाले उसमें ही आ जाता है सारा क्लब करके, कि जो गवर्नमेंट के ऊपर सोशल वेलफेयर का जो मेन मोटिव होता है उसको बैलेंस करना, अगेन कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आ गया वो भी। इसका मतलब ये वाला में ऐसा होता है कि ग्लोबल चैलेंजेस का लेके आते हैं। हम्म एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड का नॉर्मली। हम्म तीसरा फिर ये इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाता है WTO और वो सब सब्सिडी। हम्म तीसरा सोशल वेलफेयरिज्म आता है, मतलब जो हाँ, एरिया डायमेंशन, ब्रॉड डायमेंशन। और चौथा आता पब्लिक अ, एक्सपेंड वो कैपिटल हाँ एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कैपिटल। रेवेन्यू तो और चार में कैपिटल जाता एक्सपेंडिचर। हाँ, मतलब है सबसे जो पहले रेवेन्यू और बैलेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में लेके आते, उसके बाद अब जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट होता है वो सब लेके आते। तो फिर आपने एफआरबीएम एक्ट एंड में मेंशन किया है, तो हाँ वो मतलब फ्लो में आ जाता कि टैकल करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एफआरबीएम एक्ट है। और क्राइसिस के टाइम पीरियड पे जो चैलेंज रहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करने का, उसमें कोविड-19 का एग्जांपल देके जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो हुआ वो इंक्रीज हो गया, तो वो भी लेके आ सकते थे। उसके अलावा तो आई गेस यही सारे ब्रॉडर पॉइंट्स यही होंगे। फिर FDI in defense sector is said to be liberalized. What influenced this is expected to have on Indian defense and economy in short and longer. हम्म तो शॉर्ट एंड लॉन्गर दो मांगा है इसमें, तो मैंने डिफेंस एंड इकोनॉमी एक साथ लिया और शॉर्ट एंड लॉन्गर अलग अलग किया। तो शॉर्ट रन में मैंने बताया कि देयर विल बी इंक्रीज इन FDI by foreign defense company like Boeing, Airbus, speedify collaboration between the government defense contract जैसे राफेल, वैसे ही उसके बाद नीचे करो मंसूर, हाँ कोलैबोरेशन बढ़ेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स एंड इक्विपमेंट भी बढ़ेगा, सीमलेस होगा अंडर कॉर्पोरेट गवर्नमेंट मॉडल। डिफेंस सेक्टर वुड बी एबल टू जनरेट जॉब्स अपार्ट फ्रॉम OFP, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड डोमिनेशन। एग्जाम्पल टाटा डेल इन C295 एयरक्राफ्ट और AK203 इंडस्ट्री in Amethi. Further, it will conserve the forex reserve due to less import. The short longer run में क्या होगा कि इंडिया विल बिकम आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन
with strategic deal in platform like G14 engine deal and drones with Israel. India's rise in global power as weapon exporter in Africa and Asian country would be achieved. For example, बता दिया मैंने अर्मेनिया का. Thus, India would be capable of being a modernized military ready for true front war in future. तो ये लॉन्गर रन पे और शॉर्ट. हाँ मतलब ये तो डिवाइड करना था शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिमांड कर रहे हैं. सो यहाँ बोल रहे एफडीआई डिफेंस सेक्टर में इट इज नाउ सेट टू बी लिबरलाइज्ड एंड व्हाट इन्फ्लुएंस दिस इज एक्सपेक्टेड टू हैव इंडियन डिफेंस और इकोनॉमी पे शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में, बिकॉज इट इज लिबरलाइज. तो ये लेके आना है. सो आपने एफडीआई मेंशन किया, इट इज गिवन हैज बीन गिवन टू 14% के 74. एफडीआई. हाँ 74% अवेलेबल है अंडर ऑटोमेटिक रूट इन डिफेंस सेक्टर. इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिफेंस एंड इकोनॉमी. तो इंट्रोडक्शन में ना आप ये लेके आते कि क्यों नीड अराइज हुई of having FDI in a liberalized manner in the defense sector. तो in short आप वो need लेके आते कि क्यों need arise हुई. फिर its impact on the defense and economy short run long run. Short run में there will be increase in FDI by the foreign defense companies. हाँ FDI increase होगी. Speedy collaboration between the government defense contracts होंगे. बेनिफिट्स लिखना था हमें इसमें. इकोनॉमी पे क्या होगा, डिफेंस पे क्या होगा. डिफेंस में हाँ. तो आपने ये मेंशन बेनिफिट कैसे हुआ, आपने लिख दिया कि एफडीआई आएंगी, वो तो आएंगी फॉरेन कंपनी से. तो बेनिफिट डिफेंस सेक्टर को क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में. एफडीआई के बारे में बात नहीं था, ये लिबरेशन का बात था. लिबरलाइज तो फिर एफडीआई तो लिखा है एफडीआई इन द डिफेंस सेक्टर इट इज नाउ सेट टू बी लिबरलाइज्ड. तो एफडीआई के बारे में तो बात करोगे तो एफडीआई फॉरेन कंपनीज के थ्रू ही आएगी. आपने डायरेक्टली शॉर्ट टर्म में बस यही लिख दिया कि फॉरेन डिफेंस कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, तो वो तो एफडीआई हो गया ना, वो आपने एग्जांपल लिख दिया. तो उसका बेनिफिट लेके आते कि इकोनॉमी पे क्या बेनिफिट होगा और डिफेंस हाँ. तो आप इसको एक बार हाँ देख लीजिए इसको, मतलब पूरा. आपने फिर एग्जांपल लिखा है मैंने ऐसे एरियाज निकाल कि ऊपर प्रोक्योरमेंट अच्छा से होगा, स्पीडिफाई होगा, डिफेंस सेक्टर वुड बी एबल टू क्रिएट जॉब्स और फॉरेक्स रिजर्व बचे. तो ये जो 4-5 जो एरियाज था इकोनॉमी एंड डिफेंस में. टेक्नोलॉजी, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की आज के टाइम में हम बात करते हैं वो लेके आते हैं. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो आ जाती है, और अगेन उसकी वजह से जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी. तो वो चीज आप हाईलाइट करते. डिफेंस सेक्टर इट वुड बी एबल टू जनरेट जॉब्स अपार्ट फ्रॉम ओएफबी डोमिनेशन. ठीक है, यहाँ पे आपने जॉब्स की बात करी. और उसके अलावा आप ये भी लेके आते कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो भी मतलब इक्विपमेंट्स होंगे, जो भी मशीनरी हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन होगा, वो हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे. तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फायदा होगा इकोनॉमी के लिए भी और स्टेबिलिटी के लिए भी. लॉन्गर रन में आपने लिखा इंडिया वुड बी एबल टू बिकम आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन. ठीक है, सेल्फ सस्टेन की बात करी. इट विद स्ट्रेटेजिक डील इन प्लेटफॉर्म्स लाइक, एग्जांपल्स तो आप बहुत सारे ले आए हो इसमें. ड्रोन्स विद इजराइल, इंडियाज राइज द ग्लोबल वेपन्स एक्सपोर्टर. हाँ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम फ्यूचर में. ठीक है, अर्मेनिया में रडार दिस इंडिया वुड बी केबल ऑफ बीइंग मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री रेडी फॉर द टू फ्रंट वॉर इन फ्यूचर. सो डायरेक्टली अगेन यहाँ पे एंड में आपने टू फ्रंट वॉर एकदम से लिख दिया तो सडनली वो आ गया. मतलब ज्यादा पॉइंट्स नहीं आ पाए या ज्यादा आइडियाज नहीं आ पाए कि शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट्स होंगे, इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे. मतलब यहाँ पे लॉन्ग रन में आपने सिर्फ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का लेके आए हो, यहाँ पे आप लेके आए हो जॉब्स का और कि एफडीआई आएगा फॉरेन कंपनीज के थ्रू. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेक्स बचेगा सिर्फ. ना फॉरेक्स भी बचेगा. और थोड़ा आ सकते थे पॉइंट्स. ठीक है. इन्फ्लुएंस लिखा है इसने कि क्या इन्फ्लुएंस होगा डिफेंस पे और इकोनॉमी में. फिर how globalization has led to reduction of employment in formal sector of Indian economy, is increased form informalization detrimental to development of country. दो क्वेश्चन है इसके अंदर में. तो मैंने बताया कि कैसे रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर हुआ है. द राइज ऑफ सर्विस सेक्टर
led to increase in demand for BPO and now gig worker as delivery boy, contractor labor, etc. It boomed infrastructure growth, leading to rural-urban migration towards the construction job. It is around 12%. Increased SSG contribution driven by females. They have been contributing to the informal sector growth. Or MSME, especially micro enterprises, grew to the greater demand of service manufacturing sector. So jobs have been created, but not in the same pace in formal sector as in informal sector. तो फिर मैंने इसको लास्ट में लिखा है कि कैसे इंक्रीज इनफॉर्मेशन डिटरमेंटल टू ग्रोथ है कि लो क्रेडिट सप्लाई इंपैक्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन से, हैम्पर करता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू वर्कफोर्स, लो कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल कंट्रीज लाइक चाइना. It results in destruction due to cheap import. Example, Indian toy industry. उसका हुआ था. The scale of growth gets hampered due to small business run. However, in India case, they have been a prime job creator with institutional support like Mudra, Open Network for Digital Commerce, and MSME. Slowly, MSME and SSG have been formalization while retaining its feature of bottoms up management. तो मैंने लास्ट में बताया कि वो गलती सिर्फ नहीं है, वो फॉर्मुलेशन तरफ जा रहा है. दो एरिया था Globalization has इसमें. led to reduction of employment in the formal फॉर्मल सेक्टर. हाँ of हाँ. Indian economy. हम्म. हाँ, तो आपको बात करनी थी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में. गिग इकोनॉमी आप लेके आए हो. उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कैसे और रिड्यूस हुई है फॉर्मल सेक्टर में, मतलब मेजरली. फिर आप हाउ में पूछा है, हाउ, हाँ, कि कैसे हुआ. तो मैंने बताया कि सर्विस सेक्टर का बूम हुआ है जिसमें बीपीओ और गिग वर्कर आ गए. सेकंड में इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन वर्कर आ गए, उसका बूम हुआ. थर्ड में एसएचजी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है जिसमें विमेन वर्कर ज्यादा है. एमएसएमई फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस बढ़ के है. तो ये 4 एरिया में इसका. तो मैंने बताया लास्ट में कि जॉब जो हुआ है ना वो सेम स्पेस नहीं हुआ है. फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल में बढ़ा है बेसिकली. फॉर्मल कम हुआ. इनफॉर्मल में तो बढ़ा ही है. और लास्ट में फिर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था डिटरमेंटल क्यों है. तो सिंपल था उसका मतलब डिटरमेंटल क्यों है. तो लो क्रेडिट सप्लाई होता है, सोशल सिक्योरिटी हैम्पर होता है. फिर लास्ट में मैंने बताया कि वो डिटरमेंटल मतलब नहीं बोल सकते क्योंकि इंडियन के केस में वो प्राइम जॉब क्रिएटर. अगर उसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देंगे मुद्रा से एसएसजी से तो अच्छा करेंगे. बेसिकली और ये फॉर्मुलेशन पॉइंट आ सकता था कि जैसे उसने बोला कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इनफॉर्मल सेक्टर में आप बोल सकते हो कि चीप लेबर अवेलेबिलिटी है, तो वो भी एक मेजर फैक्टर रहा है बिहाइंड मोर इनफॉर्मलाइजेशन. और जो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है. बिकॉज जो बार्गेनिंग पावर है ऑफ वर्कर्स वो कम है बिकॉज ऑफ मोर कंपटीशन द लेबर मार्केट. तो उसकी वजह से भी वी कैन से कि मोर इनफॉर्मलाइजेशन हैज बीन डन. एंड इसमें इंक्रीज्ड क्या है, इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन is increase information detrimental to development of country. डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की नहीं. तो ये यहाँ पे आपने यहाँ से लिखा है ना इंक्रीज डेट्रीमेंटल टू ग्रोथ. तो लो क्रेडिट सप्लाई. ठीक है, यहाँ पे आपने अगेन एक साइड ऑफ द पिक्चर की बात करी. यहाँ पे आप पॉजिटिव नीचे में फिर लिखा है आपने नीचे में फिर मैंने however in India case they have been a prime job creator with institutional support like ये. So they have seen formalization by retaining the feature of bottoms. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनफॉर्मलाइजेशन का डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता, तो आप इनफॉर्मलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लेके आते. मैं वो बैलेंस करने की कह रही हूँ. वो तो आप बोल रहे हो कि इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन भी है, इनफॉर्मलाइजेशन की क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, तो वो भी लिखते. ठीक है, तो मतलब वो इसके बाद मैं वो लाता, उसके बाद फिर मैं लिखता नीचे वाला कि इंडिया में ऐसा केस है ऐसा. तो इन्फॉर्मेशन क्या कि जॉब क्रिएटर है उन लोग. ये इतना वो इम्पोर्टेंट ज्यादा सबसे बोलना कि फॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि आप मतलब वो तो मेरे हिसाब से इतना नहीं होगा रेलेवेंट, बट इसका पॉजिटिव जरूर लेके आते हैं. ठीक. फिर explain the meaning of investment in economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between public and private entity. तो ये क्वेश्चन था. तो
इसे मैंने बताया कि investment for capital formation is both in capital market equity driven. Example FPI, FDI. FDI is for equity transfer so that management run the company, while FPI only invest for profit from the company. Thus, in terms of liquidity, FPI is greater than FDI. Further, private and public investment in capital formation is gross capital formation. PPP model is example of one investment. तो उसमें एग्जाम्पल बता दिया मैंने, HEM अब बहुत होता है. तो फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग द कंसेशन अग्रीमेंट. तो लैंड एक्विजिशन है पहला फैक्टर, शेयरिंग ऑफ रिस्क सेकंड फैक्टर, थर्ड रेगुलेटरी प्रोविजन फॉलोड और नॉट, देन लेबर लॉस कंप्लायंस एंड फिफ्थ स्टेक होल्डर्स टेकन अप. तो सब में मैंने फिर मैंने बताया कि लैंड एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्ट करे तभी बिजनेस इज गवर्न बाय फेयर एंड कंपनसेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट. शेयरिंग ऑफ रिस्क अंडर द पीवीपी मॉडल. तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, टोल कलेक्शन से बहुत में होता है. रेगुलेटरी प्रोविजन जैसे RSB, SAB और RBI का लेबर लॉ सिक्योरिटी के लिए फॉर वर्क फोर्स. एंड स्टेक होल्डर की एक्सटर्नल ऑडिटिंग या रोल ऑफ सिविल सोसाइटी वो है कि नहीं उसमें. फॉर एग्जाम्पल रिलीज ऑफ फंड अंडर PSL, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग और कैंपा. तो ये सब पहले तो एक्सप्लेन करना था कि इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग है इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन के टर्म्स में. उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है. तो पहले आपने लिखा है इन्वेस्टमेंट तो क्या, इट इज बोथ इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी ड्रिवन भी होती है, FPI और FDI. FDI aims for equity transfer so that management run the company. मतलब मीनिंग नहीं निकल के आया, फिर भी मतलब मैं यही बोलूंगी. आपने FDI और FPI को फिर आगे एक्सप्लेन कर दिया. वो तो फिर प्राइवेट एंड आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करना था कैपिटल फॉर्मेशन के टर्म्स में. मतलब वर्किंग कैपिटल होता है एक, तो उसको लेके आते कैपिटल फॉर्मेशन के, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है. और इसको आप बैंकिंग कैपिटल से भी रिलेट कर सकते थे बाद में. मतलब FDI से तो आप बोल सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पर FPI से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है. तो ये गलत हो गया, FPI वाला पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि वो फिर स्पेसिफिकली नीचे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. पब्लिक एंड प्राइवेट का मैंने डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग दिस. सो इसमें आप लेके आए. मतलब हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि ये एक टाइप ऑफ मॉडल होता है जो एक कंसेशन अग्रीमेंट बोल रहे हैं. यहाँ पे आप लेके आए हो फैक्टर्स व्हाइल डिजाइनिंग बिटवीन प्राइवेट मैंने एंड. देखा क्या क्या हो सकता है इसमें, मतलब प्राइवेट पब्लिक जो मतलब क्या क्या चीजें कंसिडर की जानी हाँ चाहिए हो जब कोई सकता है. अग्रीमेंट तो कंसेशन मैंने फिर अग्रीमेंट हो रहा है. उसी का यूज किया इसमें. तो एक टाइप ऑफ PPP मॉडल ही है ये कंसेशन अग्रीमेंट जो है. तो आप यहाँ पे हाँ वही लेके आए कि लैंड एक्विजिशन इन फेयर वे होना चाहिए. वो जनरल पॉइंट्स लिखे आपने. शेयरिंग ऑफ रिस्क, तो शेयर ऑफ रिस्क अच्छा कंसिडर किया जाना चाहिए. ठीक है. रेगुलेटरी प्रोविजंस फॉलोड if follows the guidelines of framework or not. Labor laws, stakeholders taken up. ठीक है. आप और बात कर सकते थे कि प्लान से रिगार्डिंग, बेसिकली प्लान एग्जीक्यूशन या फाइनेंस से रिगार्डिंग बात कर सकते थे. और तो क्या होगा, और तो आपने लिखा ही है. बाकी एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, वो सब लेके आते. मेरे हिसाब से यही होगा. और तो इसमें क्या आएगा. हाँ मतलब स्टेक होल्डर्स का आपने लिखा है एक्सपर्टीज, और जो एक्सपर्ट्स उनका रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. मतलब यही सोचना था इसमें कि प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा और पब्लिक सेक्टर का जो मेन एम है, तो वो दोनों कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं एज एन अग्रीमेंट. बाकी इसके बारे में थोड़ा और टेक्निकल सा है कंसेशन एग्रीमेंट, और थोड़ा अगर रीड करेंगे तो शायद और क्लैरिटी आ सकती है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वैभव क्या पे आते उसने लिखा है व्हाट इज द मेन What are the building bottlenecks in the upstream and downstream process of marketing of agriculture products in India? Agriculture upstream is the product required the farmland to be used along with the labor, land, labor, to produce a final product such as food grain, fruits, vegetable. These products include seeds. Bottlenecks अपस्ट्रीम बताया आपने, डाउनस्ट्रीम इसमें अगर बता ही रहते तो वो भी बताते, नहीं है इसमें.
बोटलनेक में लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, ठीक है। 16, ठीक है। they are having interest take सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट क्या वो आप लाते कि अबाउट द टेक्नोलॉजी, अबाउट द प्रोडक्ट, ऐसा कुछ। फिर स्मॉल लैंड पार्सल, हाँ ठीक है। 70% ऑफ लैंड, वेयर हाउसिंग वाला नहीं आया अभी तक में। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय 60% वर्कफोर्स R&D। एग्रीकल्चर डाउनस्ट्रीम द फाइनल सेक्टर बोटलनेक्स, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी है यहाँ पर है ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू, कनेक्टिविटी फ्रॉम मंडी एंड ये, लैक ऑफ ऑप्शन टू सेल। for the farmers. मतलब ब्रॉडर एज में है, मेंशन है कि आपने लाया है कि ये सब एरियाज है, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड लेके आते हैं। जैसे वेयर हाउसिंग एक्ट हो गया, उसमें वेयर हाउसिंग का नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का वर्ड लेके आपने नहीं लाया। हम्म, फिर आपने मंडी, ई मंडी या नैम का नहीं लेके आया, ज्यादा लोग नैम में नहीं जुड़े हुए हैं। फिर क्रेडिट में आप बात करते कि हाँ वही उसका मतलब फॉर्मूला क्रेडिट technical बना दिया और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब वो दिखना एक्सप्लेन नहीं चाहिए। करना था क्या था। हाँ, एक्सप्लेन इतना नहीं करना, दिखना चाहिए, मतलब जब स्कैन भी करते हैं आपके आंसर को कि आपने क्या लिखा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप लेके आते हैं कितना रिसर्च होना चाहिए, जो नहीं है इसमें। So what the फिर integrated व्हाट इज farming इंटीग्रेटेड फार्मिंग, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ इंडिया। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ब्रिंग टुगेदर फूड क्रॉप, ये ये सब ठीक है। इट कैन प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ वेज, डाइवर्सिफाई avenues फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हाँ की हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है। मतलब डाइवर्सिफाई, प्रोवाइड इंश्योरेंस इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। ठीक है, यहाँ पे भी न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ऑफ इनकम है फार्मर्स के लिए। empowers the empowers the farmer, farmers provides income all year। यही और आ गया, इनकम ऑल ईयर में सेम आ गया, न्यू सोर्स ऑफ इनकम और डाइवर्सिफिकेशन में आ गया, अलग से नहीं। empowers the तो इसमें ऊपर कर एक बार। independent of institutional challenge of corruption in the mandis and creditors. ठीक है, ऊपर कर एक बार। इसे बोला है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बेनिफिशियल क्यों है फार्मर के लिए। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग वहां पर आप बता दें कैसे वो मिक्स क्रॉपिंग के साथ साथ हाँ वो लाइफ स्टॉक का भी वो नहीं, हाँ आपने लाइफ एग्जांपल वो दे दिया नहीं आया। फ्रूट्स वेजिटेबल ट्रीज, तो ऐसे लाइफ स्टॉक होता है। और कैसे डाइवर्सिफाई इनकम, ये सही है कि आप इनकम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आपका लॉसेस कम होगा, फिर आपका वेन्यूज खुलेगा ज्यादा, ताकि जो सप्लाई चेन अच्छा से हो, ई मंडी वाला नॉन लेके आते। फार्म जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है हाँ उसका हाँ, आप करते हो, उससे भी मतलब कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है, मतलब वहां पे भी फूड एक प्रोसेसिंग को थोड़ा जोड़ सकते स्कोप थे। इंक्रीज हो जाता थ्रू दिस। हाँ, बट आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का बात करते हैं इसमें, एक उसका आया था। वो भी और आता। कैसे वो हेल्प करेगा, सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ेगा, वैसे टाइप। और लास्ट में बताते कि फॉर्मुलाइजेशन ऑफ, नहीं करे जरूरत नहीं था इसमें, रिन्यूवरेशन का बात कर लो भाई, 2 3 क्या रहता। मतलब और थोड़े कीवर्ड्स आ जाते हैं, जैसे न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम में बात लिख सकते थे कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई में आ गया ना, डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमिक। में आ गया हो तो। हाँ वो तो आगे, मतलब ये पॉइंट्स तो हो ही रहे रिपीट, मैं बोल रहा हूँ हम्म, कीवर्ड्स और यूज अच्छे से कर सकते थे, जैसे इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द फार्मर्स या फार्मिंग, ऐसा कुछ लेके आते हैं। हाँ, इस पहले लगे मोनोक्रॉपिंग से क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ लैंड डिस्ट्रॉय होता है, सॉइल इरोजन होता है उसमें। तो इंटीग्रल फार्मिंग से लेग्यूम्स वाला भी यूज होगा, फिर नॉर्मल फ्रूट्स भी यूज होगा, तो उससे रीजनरेशन ऑफ सॉइल होगा। तो हम्म वो आप लेके, पहला लेके आया, दूसरा हो गया डाइवर्सिफिकेशन हो जाता, तीसरा आप फूड प्रोसेसिंग से कनेक्ट कर देते इसको कि कैसे हेल्प ठीक है। करेगा। ओके औशिक, यू कैन क्लोज इट। Okay, thank you everyone. We will take up next set of question to discuss tomorrow due to into answer.